नवनीत राणा ने लोकसभा में मांग की है कि कोरोना काल में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त डॉक्टरों, नर्सों, वार्ड बॉय, सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और आशा वर्करों को स्थायी नौकरी दी जाए। उन्होंने कोरोना पर अंकुश लगाने में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद दिया। कोविड की दूसरी लहर महाराष्ट्र में शुरू हुई और महाराष्ट्र में मेरे डिस्ट्रिक्ट अमरावती से उसकी शुरुआत सबसे पहला हुई और उस दौरान महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से दूसरी लहर को रोकने में असफल रही तथा इसे अनेक जाने गई, जिससे महाराष्ट्र सरकार ने छिपाने की भी कोशिश की। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूं कि मृत्यु हुई इसके जितने भी नंबर्स हैं उस पे एक जांच बिठाए और करेक्ट नंबर्स हमारे महाराष्ट्र में कितने सही मामले में डेथ्स हुए उनकी भी लिस्ट हम लोगों के सामने आनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, सच ये लोगों के सामने आना चाहिए। शब्दों में वाह वाह करने से कुछ नहीं होगा। लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस महामारी में और किसके कारण, किसके दुर्लक्ष्य से ये सब हुआ है उस पर ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। अमरावती के मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े पर विधायक रवि राणा ने कुछ राजनीतिक हस्तियों और पार्टियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों का पालन किए बिना प्रभाग पुनर्गठन करने का आरोप लगाया है। बडनेरा के विधायक रवि राणा ने आरोप लगाया है कि अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोड़े ने कुछ राजनेताओं और पार्टियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रभाग संरचना में नियमों का पालन नहीं किया है। आयुक्त यूपीएस मदान से मुलाकात कर उनसे प्रभाग पुनर्गठन में गड़बड़ी की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि नए प्रभाग प्रारूप के अनुसार यदि अमरावती नगर निगम में चुनाव होते हैं तो नागरिकों को अगले 5 वर्षों तक लगातार नुकसान का सामना करना पड़ेगा और साथ ही उन्हें प्रभाग के विकास के संबंध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है, ये भी बात कही। अमरावती जिले के परतवाड़ा में एक ब्रेन डेड शख्स का अवयव दान कर 5 लोगों को नया जीवन दिया गया। ब्रेन डेड शख्स के परिजनों की सहमति के बाद भंसाली हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर लीवर, 2 किडनी और 2 आंखें दान की गई। अवयव दान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है क्योंकि इस दुनिया को अलविदा कहते हुए भी एक इंसान कई और लोगों को नया जीवन दे जाता है। लेकिन अवयव दान कह देना आसान है, लेकिन अपने परिवार के किसी प्रिय सदस्य के लिए यह निर्णय लेना बहुत ही कठिन है क्योंकि जब तक सांसें चलती रहती है तब तक उम्मीद की आस कोई नहीं छोड़ता। लेकिन अवयव दान के लिए मरीज के शरीर से उसके अवयव निकालने की अनुमति देना बहुत ही मुश्किल होता है। शायद एक ही तसल्ली रहती होगी कि वो कई और परिवारों में खुशी देकर गया। अमरावती जिले के परतवाड़ा में रहने वाले 42 वर्षीय विशाल नवलकर ने भी 5 लोगों को नया जीवन दिया है। चक्कर आकर गिरने के बाद विशाल को भंसाली अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार की मंजूरी मिलने पर उसके लीवर, दोनों किडनी और 2 आंखें दान की गई। विशाल भले ही इस दुनिया को छोड़ गया, लेकिन जाते जाते उसने 5 परिवारों को अनमोल खुशी प्रदान की है। मधुकर राव जी नवलकर परतवाड़ा के रहवासी है। इन्हें एक दुखद घटना में सीवियर हेड इंजरी हुआ, जिसके कारण वो कोमा में गए और ऑलमोस्ट ब्रेन स्टेम डेथ होता है वो हुआ। रिलेटिव से बात करने के बाद में उन्होंने कुछ अपनी इच्छा जताई। साथ ही प्रहार संगठन के वरिष्ठ नेता मिस्टर बल्लूभाऊ जौनगढ़, इनके अथक प्रयास से उन्होंने हामी दी और इस दुखद घटना में भी इतना बड़ा साहसी काम ऑर्गन डोनेशन का परमिशन हमको दिया। अगर ब्रेन डेथ होता है और अगर डॉक्टर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग बाकी के जो ऑर्गन्स अच्छे हैं उसको बाकी लोगों को जीवन दान दे सकते हैं, तो इसकी पहल करनी चाहिए। इस दुखद घटना में हम सभी आभारी है। पिछले सरकार के कार्यकाल में शुरू किए गए जलयुक्त शिवार योजना कितनी सफल हुई, ये देखने के लिए ग्रामीण इलाके में जाना होगा। अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र में जलयुक्त शिवार अंतर्गत किए गए कार्य सफल नहीं हो पाए। स्थिति ये है कि यहाँ इस योजना पर खर्च की गई राशि बर्बाद हो गई है। नदियों और नालों के पानी को रोकने के लिए तत्कालीन सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत अमरावती जिले के मेलघाट में भी काम कराया गया था, जिसका मकसद जलस्तर बढ़ाना था।
लेकिन यहाँ के जलयुक्त शिवार के लिए बनाए गए बांध पूरी तरह से नष्ट होते दिख रहे हैं। इस वजह से अब ये कहा जा रहा है कि पानी से भरपूर शिविरों के लिए बांध बनाने के अपने उद्देश्य में विफल रही। ये भी पता चला है कि तहसील में पानी से भरपूर शिवार और बांधों का निर्माण कृषि विभाग और जल संरक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा। जल संचय और जलस्तर बढ़ाने के लिए सीमेंट के बांध बनाने के लिए काफी खर्च किए गए, लेकिन अब इन बांध के ये हाल देखकर तो यही कहा जाएगा कि सरकार निधि व्यर्थ हो गया। तत्कालीन सरकार ने इस योजना को बड़े पैमाने पर शुरू किया था। अब वर्तमान सरकार इसी योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। यहाँ हाल ही में 3 स्टोरेज बनाए जाएंगे। धरनी तहसील के मोगरडा, अंबारी और तंगदा में 75 लाख रुपए की लागत से भंडारण बांधों का निर्माण शुरू किया जाएगा। इसके लिए ई टेंडर भी मंगवाए गए हैं। अब इस स्टोरेज डैम के निर्माण में करोड़ों रुपए का खर्च आएगा। देखना होगा कि इसका लाभ किसानों को कितना मिलता है। अमरावती जिला परिषद के शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षकों को विषय शिक्षक के रूप में 190 शिक्षकों को पदस्थापित किया गया। 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए 500 सहायक शिक्षकों को विषय शिक्षक के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया लंबे इंतजार के बाद पूरी की गई। इसमें वे शिक्षक शामिल हैं जिन्होंने स्नातक किया है और जो योग्य शिक्षक है। शिक्षा विभाग ने 361 रिक्तियों के लिए 431 संख्या निर्धारित की थी। इनमें गणित, मराठी, उर्दू, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों की काउंसलिंग के माध्यम से 2 दिनों में सहायक शिक्षकों से 190 शिक्षकों को विषय शिक्षक नियुक्त किया गया है। इस प्रक्रिया में 399 शिक्षक अनुपस्थित रहे। हालांकि 293 शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद से वंचित कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा अधिकारी एजाज खान, उप शिक्षा अधिकारी प्रिया देशमुख, गंगाधर मोहने की उपस्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा के मार्गदर्शन में सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया। सरकार ने 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। इस संबंध में सरकार की ओर से 30 नवंबर की समय सीमा भी दी गई थी। खासकर सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन लेने के लिए सख्ती बरती जा रही है। इसके साथ ही सीईओ ने एक फतवा भी जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जिन कर्मचारियों का टीकाकरण नहीं होगा उन्हें उनका वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब के बाद भी कुछ कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लिया है, जबकि कुछ शिक्षक भी इस आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। शिक्षणाधिकारी EZ खान ने कहा कि वैक्सीनेशन नहीं करवाने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। सरकार ने 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। इस संबंध में सरकार की ओर से 30 नवंबर की समय सीमा भी दी गई थी। खासकर सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन लेने के लिए सख्ती बरती जा रही है। इसके साथ ही सीईओ ने एक फतवा भी जारी किया है जिसमें कहा गया था कि जिन कर्मचारियों का टीकाकरण नहीं होगा उन्हें उनका वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब के बाद भी कुछ कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लिया है, जबकि कुछ शिक्षक भी इस आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। शिक्षणाधिकारी EZ खान ने कहा कि वैक्सीनेशन नहीं कराने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। कारण जिल्हाधिकारी मॅडमने ज्या सूचना दिल्या आहेत तर ज्यांचे 2 डोस पूर्ण झाले ते शिक्षक शाळेमध्ये येतील। ज्यांचे 2 डोस झाले नाहीत तर त्यांचा आढावा घेऊन गट शिक्षणाधिकारी त्यांचे मुख्याध्यापक यांच्यामार्फत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येईल आणि तात्काळ त्यांचे 2 डोस पूर्ण करण्याची कारवाई करण्यात येईल। आणि सूचना देऊनही जे 2 डोस पूर्ण करणार नाहीत जे शिक्षक त्यांच्यावर उचित प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल। 30 साल से अपने परिवार के साथ अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर स्थित पावर हाउस परिसर में रह रहे 12 आदिवासी परिवारों को दबंगों और स्थानीय नेताओं द्वारा जगह खाली करने के लिए रोजाना जान से मारने और बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही है, जिससे परेशान होकर इन लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दी है। अमरावती का एक किसान जो पेशे से बिल्डर है वो आदिवासियों की जमीन को खाली करने की कोशिश कर रहा है। उसने यहाँ 7-7 एकड़ जमीन खरीदी है। मुख्य उद्देश्य वहां पर लेआउट बनाकर प्लॉट बेचना है। इसीलिए यहाँ साजिश रची जा रही है क्योंकि खरीदार आदिवासियों की
झोपड़पट्टी देखकर प्लॉट खरीदने से परहेज कर सकते हैं। मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले ये आदिवासी परिवार मूलभूत सुविधाओं के बिना यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। दबंगों के कहने पर स्थानीय नेताओं ने इन आदिवासी परिवारों को जमीन खाली करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रभावित आदिवासी परिवारों को सीधे जमीन खाली कर देना चाहिए, अन्यथा जमीन पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी नेताओं ने उन्हें सांत्वना दिया है और पुलिस आयुक्त को निवेदन सौंपकर आदिवासी परिवारों के लिए संरक्षण की मांग की गई है। घबराए आदिवासियों ने तो आत्मदाह की चेतावनी तक दे दी है। आम्ही कनी इथं 25-30 वर्षापासून राहून राहिले। आम्ही आदिवासी लोक एवढ्या दिवसापासून इथं राहून राहिले आणि आज असं मुद्दा आला की गावातले काही लोक म्हणजे असे 10-5 लोक काही लोक आम्हाला काही धमक्या देऊन राहिले, इथून उठा, तुमच्यावर नाही उठन तर तुमच्यावर बुलडोजर लावन किंवा तुम्हाला मारहाण करण असं धमक्या देऊन राहिले। तर आम्हाला ज्यानं उचलायचे राहिले इथून, जे शेतमालका कोणाची जागा असेल त्यानं उचलायचे राहिले इथून, त्यानं आमच्यापर्यंत या आणि आम्हाला बोला, आमच्यापर्यंत आलात हो तर आम्ही त्याच्यावर प्रश्न मांडण आणि हे तिथपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही आहे। अमरावती जिले के धारनी तहसील के कुसुमकोट गांव में एक विशाल धामन सांप को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प नजदीक होने से अक्सर इस भाग में वन्य प्राणियों और सांप गांव तक पहुंच जाते हैं। कुसुमकोट गांव के अखलाफ खान मेहताब खान के खेत में कुएं में एक धामन सांप गिर गया। कई कोशिशों के बाद भी किसान सांप को बाहर नहीं निकाल पाए। ऐसे में उन्होंने स्नेक रेस्क्यू टीम मेलघाट के निदेशक अमर खांडेकर से संपर्क किया और अमर खांडेकर और उनकी टीम मौके पर पहुंची। स्नेक रेस्क्यू टीम के एक सदस्य ने सीधे कुएं में छलांग लगा दी और 8 फुट लंबे धामन सांप को काफी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला। धामन सांप को कुएं से बाहर निकालने के बाद उसे वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में स्नेक रेस्क्यू टीम ने कई जहरीले और गैर विषैले सांपों को जीवन दान दिया है, जो कि काबिले तारीफ है। राज्य में सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर पेंशन संघर्ष यात्रा पर निकले हैं। 5 दिसंबर को ये यात्रा अमरावती में पहुंचेगी, जिसके बाद अमरावती में भव्य पेंशन संघर्ष सभा होने वाली है। इस संबंध में एक पत्र परिषद में महाराष्ट्र राज्य पुरानी पेंशन संगठन के सदस्यों ने जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार ने 1 नवंबर 2005 से पेंशन योजना बंद कर सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए DCPS NPS की योजना शुरू की। नई पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन से जमा किए गए राशि को बाजार में विभिन्न कंपनियों में निवेश करने और उससे कर्मचारियों को पेंशन देने की नीति है। हालांकि पिछले 16 वर्षों से इस DCPS NPS योजना की प्रकृति को देखते हुए अब कर्मचारी इससे फर्जी बता रहे हैं और कर्मचारियों के मुताबिक इस योजना से सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी या दिवंगत कर्मचारियों की सही लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे ऐसे लोगों और उनके परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र में सभी यूनियनें पिछले 15 वर्षों से विभिन्न तरीके से आंदोलन कर सरकार की इस अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ अब महाराष्ट्र में सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी इसके लिए त्रिस्तरीय व्यापक लड़ाई लड़ने का फैसला किया गया है। कोरोना वैक्सीन के प्रति समाज के कुछ तबकों में अभी भी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए हर स्तर पर जन जागृति के बावजूद आज भी कुछ लोग वैक्सीन से परहेज कर रहे हैं। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए बुल्ढाना में एक उच्च शिक्षित दूल्हे ने निकाह से पहले आए बारातियों से वैक्सीन लगवाने का आह्वान मौलवी की मदद से किया है। इस दौरान दूल्हे ने कहा कि निकाह के बाद वो तुरंत अपनी पत्नी के साथ वैक्सीन लेने वाले हैं।
दूल्हे की अपील का शादी में खूब असर हुआ और अनेक बारातियों ने कहा कि उन्हें वैक्सीन कबूल है। बुल्ढाना के इकबाल चौक निवासी सिविल इंजीनियर मोहम्मद आमिर की शादी उसी इलाके की निखत परवीन के साथ नगर परिषद प्राथमिक स्कूल प्रांगण में हुई। समारोह के लिए दोनों पक्ष के अतिथि स्कूल परिसर में बने मंडप में जमा हुए थे। इस दौरान स्कूल परिसर में ही लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कैंप लगा हुआ था। दुल्हा मोहम्मद आमिर का ध्यान जब इस ओर गया तो उसने मौलवी साहब की मदद से अतिथियों से वैक्सीन लगाने का आह्वान किया। मौलवी साहब ने लोगों को समझाया कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। मैं निकाह होने के बाद मैंने मौलवी साहब से अपील किया कि सभी लोगों को कोरोना को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन लेने के लिए वो अपील करें, और मैंने भी ये डिसाइड किया है कि मैं अभी थोड़े दिनों में मेरे वाइफ के साथ वैक्सीन लूँगा। और मेरी सभी भाइयों से और खुसूसी मुस्लिम भाइयों से ये दरख्वास्त है कि वो वैक्सीन ले और ख़ुद को सेफ़ रखे, क्योंकि कोरोना को भगाने के लिए एक ही ये मात्र अपने पास उपाय है कि वो वैक्सीन लेके सेफ़ रहे। मौलवी साहब की अपील के बाद कई लोगों ने उसी दौरान शिविर में जाकर वैक्सीन लगाया। दूल्हे द्वारा अतिथियों से वैक्सीन लगाने की अपील की चर्चा इलाके में हो रही है। तो यहाँ पर शादी में हमारे मौलवी ने बोले कि वैक्सीन लो सब मिलके, तो मैं यहाँ पर वैक्सीन लिया। मेरा ये पहला डोज है और दूसरों से सबसे गुजारिश है क्या वॅक्सिन लो सबके सब। आज एक गुप्ता शाळेमध्ये जो कॅम्प चालू आहे त्या बाजूला एक मुस्लिम समाजाचं लग्न चालू आहे। तिथल्या मौलवींना मी एक विनंती केली की वो तुम्ही त्या लग्नामध्ये एक आव्हान करा सगळ्यांना। आज त्याचा आम्हाला खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळतो आहे आणि जर आपल्याला महामारीला हरवायचं आहे तर आपल्याला वॅक्सिनेशन खूप आवश्यक आहे। या कोरोना विषाणूवर जर या आजारावर मात करायची असेल, या कोरोनाला विषाणूला हरवायचं असेल तर सगळ्यांनी वॅक्सिन घ्यावी असं त्यांनी आवाहन केलं आणि या आव्हानाला खूप पाहुणे मंडळींनी प्रतिसाद दिला आणि इथे वॅक्सिन घेतली। या माध्यमातून पुनश्च सर्वांना मी विनंती करतो की ज्यांनी लसीचा डोस अद्याप घेतलेला नसणार आहे त्या लोकांनी लवकरात लवकर केंद्रावर जाऊन आपल्या लस घ्यावी, जेणेकरून आपण हे जे कोरोनाचा जो नवीन व्हेरियंट आला किंवा जे काही दुष्परिणाम आहेत आपण कोरोनाला रोखू शकू। या माध्यमातून आपल्याला हे सर्व करता येईल। पुनश्च विनंती आहे सर्वांना की लसीचा डोस आपण लवकरात लवकर घ्यावा, जेणेकरून आपण 100% लसीकरण पूर्ण करून कोरोना विषाणूपासून आपण सुरक्षित राहू शकू। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती।